आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा 10 के लिए जो हमारी अर्थव्यवस्था की पाठ्यपुस्तक है आर्थिक विकास की समझ, उसका अध्याय संख्या 2। अध्याय 1 को हमने देखा था, जहां हमने विकास को लेकर के हमारी अवधारणा को स्पष्ट किया था। विकास की तुलना हमने व्यक्तिगत स्तर पे की, राष्ट्रीय स्तर पे की, यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम विकास से अवगत हो चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय संख्या 2, जिसमें हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अब भाई भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग क्षेत्रक हैं वो कौन कौन से हैं, वो कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कैसे हम उनमें अंतर ढूंढ पाएंगे कि भाई ये प्राथमिक सेक्टर का है, ये हमारे द्वितीयक सेक्टर का है, ये हमारे तृतीयक सेक्टर का है। ये सब बातें, ये सब ज्ञान हमें हमारे इस अध्याय से प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम भाग संख्या 1, जिसमें हम देखेंगे आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। यानी सबसे पहले हम क्षेत्रकों के बारे में मूलभूत जो समझ है उसको विकसित करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं ये वो कार्य होंगे, यानी ये वो कार्य हैं जिनसे हमें क्या मिलेगी, अर्थ, यानी कि धन प्राप्त होगा। यानी मानव अपनी आजीविका को चलाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करता है, जिससे कि उसे क्या प्राप्त होता है, उसे प्राप्त होता है धन। अब ये जो आर्थिक कार्य हैं, इन्हें इनकी कुछ विशेषताओं के आधार पे हम कह सकते हैं, कुछ कारकों के आधार पे किन्हीं भागों में विभाजित किया गया है। और इन भागों को ही हम किस नाम से जानते हैं, इन भागों को ही हम कहेंगे कि ये हमारे आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक हैं। तो ये तो हुई जनरल समझ की बात, यानी हमने सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। पर यहाँ देखिए, जैसे कि इन इमेजों का अध्ययन हम करते हैं, हम यहाँ से नॉलेज ग्रेसअप करेंगे थ्रू द ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम पिक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे, हम ये समझ बनाएंगे कि ये पिक्चर हमें क्या कहना चाह रही है, और फिर हम इसकी डेफिनेशंस पे आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इमेज की बात करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं एक पोस्टमैन है, डाकिया है, जो क्या कार्य कर रहा है, डाक वितरण करने का कार्य कर रहा है। सीधा सीधा यही कह रही है इमेज। ठीक है, चलो अगली की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम एक देख पा रहे हैं एक महिला दुकानदार है जो अपना दुकान का कार्य कर रही है, यानी दुकान पर वो एक दुकानदार के रूप में कार्य कर रही है। ऐसा ही कुछ है। ठीक है, इसके बाद में अगली इमेज की अगर हम बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कुछ महिलाएं हैं जो खेती का कार्य कर रही हैं, यानी ये इमेज हमें दिखा रही है किसान के कार्य। ठीक है, चलिए अंतिम इमेज क्या कह रही है, अंतिम इमेज कह रही है एक व्यक्ति है जो ईंट और सीमेंट, बजरी इनका उपयोग करके, या सरल शब्दों में कहें मकान भवन निर्माण का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे इतने सारे अलग अलग इमेज हमने देखे, हमें क्या संकेत मिला, यहाँ से हमें ये संकेत मिला कि ये जितने भी व्यक्ति हैं ना, ये अपनी आजीविका को चलाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, आय के लिए कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। क्या इन सभी कार्यों में समानताएं हैं, क्या इन सभी कार्यों में कोई ना कोई अंतर हमें दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। देखिए कैसे, यहां हम ये देख पा रहे हैं, ये अपना श्रम दे रहे हैं। ठीक है, श्रम दे रहे हैं ना। ठीक है, जैसे ये खेती का कार्य कर रहे हैं, यहां हम देख पा रहे हैं ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये भवन निर्माण का कार्य कर रहा है। चलो इसके बाद में अगर हम डाकिया की बात करें तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये व्यक्ति कर रहा है सेवा का कार्य, मतलब ये डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है। और अगर हम दुकानदार की बात करें तो ये वो व्यक्ति है जो उत्पादित माल को बाजार में बेच रहा है, यानी फैक्ट्रियों ने माल तैयार किया, उसे दुकान पे लाया, और दुकान से ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उस माल की सप्लाई कर रहा है, उसे बेच रहा है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो आर्थिक कार्य हैं, उनके जो क्षेत्रक हैं, उनमें जो कार्य या गतिविधियां होंगी वो कैसी हो सकती हैं। या तो हम कह पाएंगे कि अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए, आर्थिक इनकम के लिए हो रही हैं, या फिर सेवा उत्पादित कर रहे हैं, वो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, या फिर सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। तो इस आधार पे हम क्या निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, देखिए, मानव अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत रहता है, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन को जीने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कई सारे अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप करता है। भाई ये गतिविधियां वस्तु उत्पादन आधारित या फिर सेवाओं के सृजन आधारित हो सकती हैं। दोनों बातें स्पष्ट करेंगे। देखिए कैसे, वस्तु उत्पादन आधारित मतलब हम ये कहेंगे ये आर्थिक क्रियाएं ऐसी होंगी, या ये ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां से किन्हीं वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, वहां मानव श्रम का उपयोग हो रहा है। या फिर हम ये देखेंगे कि ये जो सेवाएं हैं, इनके सृजन
ये सेवाओं के सृजन पर भी आधारित है। मतलब जैसे हमने डाकिया को देखा, जैसे मैं शिक्षक आपको पढ़ा रहा हूं, अरे भाई कुछ उत्पादित थोड़ी कर रहा हूं, मैं केवल सेवा कार्य कर रहा हूं, मतलब मैं कुछ कार्य कर रहा हूं जिससे मुझे अर्थव्यवस्था में अर्थ प्राप्त हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये जो जितनी भी गतिविधियां हैं जो मानव अपने जीवन यापन के लिए करता है वो कई प्रकार की हो सकती हैं। वो वस्तु उत्पादन आधारित भी हो सकती हैं, वो सेवाओं के सृजन पर आधारित भी हो सकती हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है और इन समूह को हम हमारी अर्थव्यवस्था में किस नाम से जानते हैं? क्षेत्रक के नाम से जानते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, तो उसकी परिभाषा हमारे सामने आ चुकी है। इसमें आपको ये वाली लाइन जरूर मेंशन करनी है कि जो ये गतिविधियां हैं वो वस्तु उत्पादन आधारित भी हो सकती हैं या फिर सेवाओं के सृजन पर आधारित भी हो सकती हैं। तो बच्चों यहाँ पे तो हमने बात कर ली क्षेत्रक क्या होता है। भाई अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है या आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक है उनको तो हमने देख लिया, पर अब बात करेंगे क्या सभी कार्य के जो क्षेत्रक हैं वो एक ही मापदंड पर चलते हैं? क्या सबके मानदंड समान हैं या फिर उनमें कुछ अंतर है? और इन गतिविधियों को इन समूह के आधार पर, इन मापदंडों के आधार पर किन किन भागों में विभाजित किया गया है, अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए हम कहेंगे कि क्षेत्रक हैं उनके मुख्यतः 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं हमारे? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और हमारे तृतीयक क्षेत्रक। तो ये तो बात हुई वर्गीकरण की। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा निकलता है वो देखिए, अगर हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न की बात करें तो सीधा सीधा बनता है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्पष्ट कीजिए। सीधा सीधा हुआ। या हम कह सकते हैं आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक का वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो जाहिर सी बात है इन्हें 3 भागों में बांटा गया है इनकी मूलभूत गतिविधियों के आधार पर, या हम कह सकते हैं वस्तु उत्पादन आधार पर और सेवाओं के सृजन के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वो है हमारे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और अंतिम है तृतीयक क्षेत्रक। तो ये बात तो हुई इनके वर्गीकरण की, यानी हमने सरल शब्दों में वर्गीकरण तो कर दिया, पर ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है। भाई प्राथमिक क्षेत्रक होता क्या है, द्वितीय क्षेत्रक किसे कहेंगे, तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आएंगी, अब हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। भाई प्राथमिक क्षेत्रक क्या होते हैं? वैसा ही काम करेंगे थ्रू द ऑब्जर्वेशन ग्रेसअप नॉलेज, यानी ऑब्जर्वेशन करेंगे, पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद में नॉलेज ग्रेसअप करेंगे। तो यहाँ हम ये देख पा रहे हैं जो ये अलग अलग इमेजेस हैं वो क्या कह रही हैं। पहली इमेज में हम देख पा रहे हैं कपास की खेती की इमेज हमें दिखाई गई है। अगली इमेज की ओर मूव करें तो वहाँ हम देख पा रहे हैं पशुपालन से संबंधित एक इमेज हमें दिखाई गई है। अगली इमेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम देख पा रहे हैं मछली पालन से संबंधित ये इमेज यहाँ पर हमें दिख रही है, और उससे आगे हम देख पा रहे हैं खनन से संबंधित एक इमेज हमें दिखाई गई है। अरे बच्चों इन सारी इमेजेस में कोई ना कोई समानता है, तभी तो इन्हें एक ही क्षेत्रक में रखा गया है, और वो कौन सा क्षेत्रक है? प्राथमिक क्षेत्रक। तो अब समय है हमारे जो ज्ञान तंतु है उन्हें जगमगाने का कि भाई इन सभी क्षेत्रकों में ऐसी क्या समानता है, इन सभी इमेजों में समानता क्या है। ये खेती है, वो पशुपालन है, ये मत्स्य पालन है, वो खनन से संबंधित है, तो इनमें समानता क्या हुई? सोच पा रहे हैं आप? बिल्कुल आपने सही सोचा है। ये सभी वो कार्य हैं जो प्राकृतिक संसाधन या सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो हम सरल शब्दों में क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्रक वो क्षेत्रक है जहां पर आधारित होने वाली समस्त गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं, या फिर हम ये कहें सीधे तौर पर प्रकृति से जुड़ी होती हैं। तो इस सेक्टर को हम क्या कहेंगे? ये हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है। कैसे? कपास की खेती हम करने गए, भाई कपास को हम बो रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ रहे हैं, क्योंकि कपास की फसल के लिए जो तापमान चाहिए, जो वर्षा चाहिए, जैसे मिट्टी चाहिए, कहाँ से मिलेगी? प्रकृति से मिलेगी। तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो कौन सा सेक्टर है भाई? वो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक है। चलिए अगली इमेज की ओर मूव करते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं पशुओं को हम पाल रहे हैं, तो पशुओं का पालन भी हम प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही करते हैं। चारे की बात करें तो हम कहाँ से मिलेगा भाई? वो खेती से मिलेगा, और सीधी सरल शब्दों में हम कहें तो वो हमें प्रकृति से मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम पशुपालन की बात करते हैं तो वो भी हमारा किस सेक्टर में आएगा? प्राथमिक क्षेत्रक में। ठीक है,
चलिए, इसके बाद में हम मत्स्य पालन की बात करें। जाहिर सी बात है, मछलियाँ कहाँ से मिल रही हैं? समुद्र तालाबों से मिल रही है, नदियों से मिल रही हैं, प्रकृति से संबंधित चीज़ हुई। तो यहाँ भी हम ये देख पा रहे हैं मत्स्य पालन का जो कार्य है वो प्राकृतिक संसाधनों पर या प्रकृति पर सीधे तौर पर निर्भर करता है। खनन संबंधित संसाधनों का खनन किया जा रहा है, वो हमें प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, चाहे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट यानी शिकार और हमारा खनन, ये सब गतिविधियां हमारे प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। बच्चों, हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि ये जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं वो कृषि या उसकी सहायक जो क्षेत्रक हैं उनसे जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई है? पशुपालन करना है भाई, कृषि से चारा मिलेगा, ठीक है। मत्स्य पालन कर रहे हैं, मछलियों के लिए कुछ खाने के लिए कहाँ से मिल रहा है? खेती से मिल रहा है। वैसे ही खनन की बात करें, वो प्रकृति से जुड़ी हुई है, जो कि हम ये कह पा रहे हैं मिट्टी से जुड़ी हुई है, मिट्टी से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि हमारा जो प्राथमिक सेक्टर है, जो प्राथमिक क्षेत्रक है, उसको हम कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों पर आधारित क्षेत्रक कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी समझ की। अब हमें इसका आंसर कैसे लिखना होगा, या हमसे डेफिनेशन पूछी जाए वह प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, तो हम कैसे राइट करेंगे? तो यहाँ देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। हमने देखा भाई, खेती का कार्य कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे तभी तो खेती का कार्य संभव हो पाएगा। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमने देख लिया इसका आंसर, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि। तो बच्चों, ये थी हमारी प्राथमिक सेक्टर की बात। प्राथमिक सेक्टर के बारे में हमने ये समझा, सीधे तौर पे हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो नेचर है उससे सीधा बिलोंग करेगा हमारा प्राथमिक सेक्टर, ठीक है। चलिए, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर की ओर, और जो है हमारा द्वितीयक सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्रक। अब यहाँ इमेजों की चर्चा करते हैं। फर्स्ट इमेज में हम देख पा रहे हैं कपास से रुई बनाई जा रही है, फिर इससे आगे धागा बनाया जाएगा। अगली इमेज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं जूता उद्योग की इमेज हमें दिखाई गई है। इससे आगे हम फर्नीचर उद्योग की इमेज देख पा रहे हैं, और इसके आगे हम ये देख पा रहे हैं गन्ने को फैक्ट्रियों में ले जाया जा रहा है, जो चीनी उद्योग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुल मिला के हम ये देख रहे हैं, जितनी भी पिक्चर्स हमें दिखाई गई हैं वो एक मैसेज दे रही हैं कि ये जो सारी गतिविधियाँ हैं, जितनी भी ये गतिविधियाँ हैं जिनकी ये पिक्चर हैं, वो हमारे उद्योगों से जुड़ी हुई हैं। तो क्या मैं द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। और इसका जो अन्य नाम है वो है हमारा माध्यमिक क्षेत्रक। माध्यमिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माध्यम है, जो कच्चा माल आएगा हमारा नेचुरल सोर्सेज से, जो माल हमें प्राप्त होगा, प्राकृतिक सेक्टर जो हमारा प्रारंभिक सेक्टर या हम जिसे प्राथमिक सेक्टर कह रहे हैं, वहाँ से जो माल आ रहा है उसको विनिर्माण के द्वारा संशोधित किया जाएगा, उसे फिर से तैयार किया जाएगा। और ये सारा काम किसके माध्यम से हो रहा है? हमारे द्वितीयक क्षेत्र के माध्यम से हो रहा है। इसीलिए इसे हम माध्यमिक सेक्टर या माध्यमिक क्षेत्रक भी कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे और बात देखने वाली ये है कि जितने ये उद्योग स्थापित हुए हैं, जितना इनमें वर्क हो रहा है, उनमें हमें ज़रूरत पड़ती है कच्चे माल की। किसकी ज़रूरत पड़ रही है भाई? कच्चा माल चाहिए। अब ये कच्चा माल मिल कहाँ से रहा है, एक बार चर्चा कर लेते हैं। रुई से हमने धागा बना लिया, रुई कहाँ से लाए? अरे कपास की खेती हमने की ना प्राथमिक क्षेत्रक में, वहाँ से लेके आए। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इस उद्योग को चलाने के लिए प्राथमिक सेक्टर बहुत जरूरी है। यहाँ हम देख पा रहे हैं जूता उद्योग, चमड़े से जूते बनाए जा रहे हैं। कहाँ से आया चमड़ा? वो हमने पशुपालन में पशुओं से प्राप्त कर लिया। तो प्राथमिक सेक्टर से हम लेके आए चमड़ा, और उसका उपयोग कच्चे माल के रूप में करके हमने स्थापित किया द्वितीयक क्षेत्रक में हमारा जूता उद्योग। चलो आगे बात करते हैं फर्नीचर की। लकड़ी चाहिए भाई फर्नीचर बनाने के लिए, कहाँ से मिलेगी? प्राथमिक क्षेत्रक में जो वन है वहां से हमें मिलेगी लकड़ी, और उससे हम चलाएंगे हमारा फर्नीचर उद्योग। इसी क्रम में अगर हम बात करें चीनी उद्योग की, तो चीनी के लिए चाहिए गन्ना, और गन्ना कहाँ से लाएंगे? खेती करके, और वो हमने कहा कि हमारे प्राथमिक क्षेत्रक में। तो हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त कच्चे माल को या उत्पाद को विनिर्माण करके जो गतिविधि की जाती है उसे हम कहेंगे ये हमारी द्वितीयक क्षेत्रक गतिविधि है। बच्चों, ये गतिविधियां उद्योगों पर आधारित हैं, पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं उद्योग संवर्धित हैं। तो हम इन्हें ये कहेंगे कि ये हमारी औद्योगिक क्षेत्रक गतिविधियां हैं।
उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का माध्यम है, इसलिए इनका अन्य नाम माध्यमिक क्षेत्रक भी है। तो ये सब बातें हमें याद रह जाएंगी। तो यहाँ तो हमने पिक्चर्स को ऑब्जर्व कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अगर हमारे सामने प्रश्न आता है कि द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखिए। तो हमारा आंसर होगा कुछ ऐसा, देखिए, द्वितीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त पदार्थ को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में परिवर्तित करना द्वितीयक क्षेत्रक की मुख्य गतिविधि है। समझ में आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्रक से जो माल हमें प्राप्त हुआ, खेती की, कपास प्राप्त हुआ, उससे हमने धागा बनाया है विनिर्माण के द्वारा, तो हमारा द्वितीयक क्षेत्रक है। हमें चमड़ा प्राप्त हुआ पशुपालन से, हमने उसका उपयोग किया और हमने उससे जूता बनाया, वो क्या है? हमारा द्वितीयक क्षेत्रक है। ऐसे ही हमने पशुपालन किया, वहाँ से दूध प्राप्त हो रहा है, डेयरी उद्योग हम लगा रहे हैं, तो हम कहेंगे हमारा डेयरी उद्योग किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्रक में। तो साथ ही ये देखिए, यह क्षेत्रक संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक, तथा यह हमारी अर्थव्यवस्था का माध्यम है, इसलिए इसे माध्यमिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखेंगे जूता उद्योग, चीनी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, कपास से धागा बनाना इत्यादि। तो मेरे हिसाब से आपको अब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। नेचुरल सोर्सेज से, सीधे तौर पे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है प्राथमिक क्षेत्रक। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त माल को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लेकर के विनिर्माण प्रक्रिया के द्वारा उसे फिर से बनाया जाता है, उससे कुछ चीजें तैयार की जाती हैं, तो वो हमारा द्वितीयक क्षेत्रक होगा। द्वितीयक क्षेत्रक उद्योगों से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्रक की बात करते हैं तो वो कृषि एवं उसकी सहायक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, और इन्हीं के आधार पर इनके अन्य नाम भी हमने देख लिए हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई हमारे प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक की। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारा अंतिम क्षेत्रक है तृतीयक क्षेत्रक। चलिए भाई, इमेज को ध्यान से देखिए। क्या देख पा रहे हैं? मालगाड़ी है भाई, और ट्रकों से माल को लोड किया जा रहा है मालगाड़ी में और ले जाया जा रहा है। चलो भाई, यहाँ क्या कार्य हुआ? यहाँ परिवहन का कार्य हुआ। कौन सा कार्य है? ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। तो परिवहन क्या तृतीयक क्षेत्रक है? ठीक है। यहाँ क्या गतिविधि हुई, क्या उत्पादित हुआ? अरे भाई, ट्रक माल लेके चला गया, क्या उत्पादित हुआ? उत्पादन तो कुछ ही नहीं हुआ। अब याद कीजिए हमारी आर्थिक क्षेत्र की परिभाषा, जहां पर ये गतिविधियां वस्तु के उत्पादन से भी संबंधित हो सकती हैं और सेवाओं के सृजन पर भी आधारित हो सकती हैं, तभी इन्हें आर्थिक क्षेत्रक कहा गया है। तो हमारा जो तृतीयक क्षेत्रक है वो संबंधित है सेवा उत्पादन से, यानी यहाँ पर मुख्य रूप से वो चीजें होंगी, वो एक्टिविटीज होंगी, वो गतिविधियां होंगी जिनसे वस्तु का उत्पादन तो नहीं हो रहा, परंतु ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की मदद कर रही हैं। उनमें जो उत्पादन हो रहा है उसको बढ़ाने में ये हेल्प कर रही हैं, और यहाँ पर अनेक प्रकार की सेवाएं हमें देखने को मिलेंगी। जैसे मैं खुद, यानी एक शिक्षक, किस में आएगा? ये हमारे तृतीयक क्षेत्रक में आता है। मैं क्या उत्पादित कर रहा हूँ भाई? मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा, मैं तो केवल आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ तृतीयक क्षेत्रक में। एक बैंक कर्मचारी जो बैंकिंग का कार्य है, अगर हम बैंकिंग के कार्य की बात कर रहे हैं तो वो हमारा तृतीयक क्षेत्रक में है। डॉक्टर है, सेवा कर रहा है भाई, कहाँ है? तृतीयक क्षेत्रक में। लिपिक वर्ग है, लिपिक का लेखाकरण का जो कार्य है, प्रशासनिक कार्य है, ये सब हमारे तृतीयक क्षेत्रक में आएंगे। परिवहन तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। तो हम सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं? हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करता है। यह उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायता प्रदान करता है। कैसे भाई? कुछ बात समझ नहीं आई, कैसे सहायता प्रदान करता है उत्पादन प्रक्रिया के लिए? तो याद करो फर्स्ट और सेकंड सेक्टर को। चलो भाई, कपास आपने उत्पादित कर लिया खेती से, प्राथमिक क्षेत्रक में कर लिया, इसे फैक्ट्रियों तक कैसे लेके जाओगे? परिवहन के द्वारा। और वो परिवहन कौन देगा? वो परिवहन हमें हमारा तृतीयक क्षेत्रक देगा। तो हम कह सकते हैं ना, उत्पादन प्रक्रिया के लिए ये क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा अन्य उदाहरण देखते हैं। हमें हमारा खेती का कार्य करने के लिए, उद्योगों का कार्य करने के लिए कर्ज चाहिए। वो कर्ज कहाँ से मिलेगा? वो रुपया कहाँ से मिलेगा? भाई उसके लिए तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, बैंक आपको कर्ज देगा, ऋण देगा, और ये कार्य यानी बैंकिंग संबंधित कार्य कहाँ आ रहे हैं? हमारे तृतीयक क्षेत्रक में। तो सरल शब्दों में अच्छे से याद रखेंगे, तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करता है
उत्पादन प्रक्रिया के लिए यह सहायता भी करता है। इस कारण तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। भाई ये सेवा ही कर रहा है ना, ये कोई वस्तु उत्पादन नहीं कर रहा। फिर भी हमने इसको आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक में क्यों लिया है? क्योंकि हमने शुरुआत में देखा था कि जो आर्थिक क्षेत्रक हैं वो क्या कार्य करते हैं, या तो वस्तु का उत्पादन करेंगे भाई, या फिर वो किसी प्रकार की सेवाओं का सृजन करेंगे। तो हमारा तृतीयक सेक्टर या तृतीयक जो क्षेत्रक है वो सेवाओं का सृजन करता है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हमसे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, द्वितीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या फिर हमारा पेपर का लेवल अगर टफ किया जाता है तो इनके जो अन्य नाम हैं, जैसे प्राथमिक की बात करें कृषि एवं इसका सहायक जो गतिविधियां हैं उन पर आधारित क्षेत्रक, द्वितीय की बात करें औद्योगिक क्षेत्रक, तृतीय की बात करें तो सेवा क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, इन सभी बातों को अच्छे से याद रखना है। और मुझे लगता है कि यहाँ रटने की कहीं जरूरत नहीं है, हमें केवल समझना है। सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। ये जो प्राथमिक और द्वितीयक सेक्टर हैं उनकी हेल्प करता है, वस्तु उत्पादन की प्रक्रिया में ये मदद करता है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा गया है। औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी जो गतिविधियां हैं वो मुख्य रूप से उद्योगों से जुड़ी हुई है, इसलिए हमारे द्वितीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ये हमारा औद्योगिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी जो मेन चीजें हैं यानी मुख्य रूप से वो कृषि पर आधारित है, नेचर पर आधारित है, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, इसलिए उसको कृषि एवं उसकी सहायक गतिविधियों पर आधारित क्षेत्र कहा जाता है। तो इन सब में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। आ गई वही बात, ठीक है भाई। चीनी तैयार कर ली, उसे हम दुकानों तक, मार्केट तक ला रहे हैं, किसके थ्रू ला रहे हैं, परिवहन के थ्रू। परिवहन कहाँ आ रहा है हमारा, तृतीय क्षेत्रक में, सेवा क्षेत्रक में आ रहा है। इसके साथ साथ देखिए कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है, तो भंडारण की जो व्यवस्था है वो भी हमारी कहाँ आएगी, तृतीय क्षेत्रक में। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार यानी संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो सारी गतिविधियां हमने यहाँ मेंशन की हैं, ये सारी की सारी डिपेंड करती हैं हमारे तृतीय क्षेत्रक पर, सेवा क्षेत्रक पर। देखिए परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। क्या यहीं पर हमारा तृतीयक सेक्टर रुक जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। हमें ध्यान रखना है, जैसा हमने शुरुआत में भी बात की थी, सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। अरे भाई मैंने क्या उत्पादित कर दिया, परिवहन का समझ में आ रहा है भाई। चीनी उत्पादित हो गई, कपास को हम वहाँ ला रहे हैं, उद्योगों तक ला रहे हैं, उससे धागा बना रहे हैं, तो वो कहाँ से आया? उसमें तो उत्पादन में हेल्प की ना परिवहन ने, परंतु एक शिक्षक कहाँ उत्पादन में हेल्प कर रहा है, क्या उत्पादित कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। परंतु यहाँ पे जो शब्द हमने यूज किया है वो है प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे कौन से सेक्टर के हैं? तृतीयक सेक्टर के, तृतीयक क्षेत्रक के। अब आप ये समझ पा रहे हैं सेवा कैसे होती है, जहां हमें ये विशेष ध्यान रखना है, या तो वो वस्तु के उत्पादन में मदद करेंगे, ठीक है, या फिर वो मदद नहीं कर रहे, किसी प्रकार की वस्तु उत्पादित नहीं कर रहे, तो वो सेवा कार्य कर रहे हैं। बैंक की बात हमने की, तो बैंक कर्ज दे करके जो उद्योग हैं उनको बढ़ाता है, या फिर हम कहें कृषि कार्यों को उन्नत बनाने की कोशिश करता है। वैसे हम अगर शिक्षक, धोबी, मोची ऐसे व्यक्तियों की बात करते हैं, इन कार्य करने वालों की, तो ये वो व्यक्ति हैं जो अपनी व्यक्तिगत सेवाएं देते हैं। वकील है, व्यक्तिगत सेवाएं देता है, वो अपनी व्यक्तिगत सेवाएं दे रहे हैं, वस्तु उत्पादित नहीं कर रहे हैं। परंतु जहां हमने ये देखा सेवा शब्द हमारे पास में निकल करके आया है, तो वो हमारा तृतीयक क्षेत्रक का उदाहरण है। बच्चों इसका
फर्क अगर हम ये देखें कि अगर हम करंट से रिलेट करके इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि वर्तमान समय में जो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं, जैसे इंटरनेट कैफे क्या देता है, वहां जाओ इंटरनेट का यूज करो, आप सेवा हुई ना, हमने कुछ किया, वहां कुछ हमें प्राप्त हुआ और उसके बदले हमने उसको कुछ अर्थ दिया यानी कुछ पैसे दिए, तो वो एक आर्थिक क्षेत्रक हो गया और वो हमारा तृतीयक क्षेत्रक है। उसी प्रकार एटीएम बूथ की बात करें तो वो हमारे तृतीयक क्षेत्रक में होगा। कॉल सेंटर की बात करें या सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई हैं तृतीयक क्षेत्रक के रूप में। तो हम सरल शब्दों में ये कह पा रहे हैं कि तृतीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रक की मदद करता है। यहाँ अपितु वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता पर ये उस प्रक्रिया में बहुत मदद करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे तृतीयक क्षेत्रक के उदाहरण भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन में कोई सहायता नहीं करते, कुछ उत्पादित नहीं करते, परंतु इनकी जो व्यक्तिगत सेवाएं हैं वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं और उनके एग्जाम्पल्स हमने वहां देख लिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां हमने तीनों सेंटर्स की यानी तीनों जो क्षेत्रक हैं, सेक्टर्स हैं, उनकी हमने बात कर ली। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई ये तीनों गतिविधियां एक दूसरे से अलग हैं। देखो कैसे। पहली गतिविधि वो है जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है यानी हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरी गतिविधि वह है जो मतलब हम कह पा रहे हैं उद्योगों पर आधारित है, उद्योगों से घिरी हुई है, वो हमारी है द्वितीयक क्षेत्रक। और तीसरी गतिविधि वह है जो हमारी सेवा सेक्टर से यानी सेवा क्षेत्रकों से जुड़ी हुई है, वो हमारा है तृतीयक क्षेत्रक। तो क्या ये सारी गतिविधियां अलग हैं, क्या ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं या नहीं, क्या इनमें आपस में कोई संबंध है या नहीं, ये प्रश्न हमारे ऊपर आ चुका है। आया ना हमारे दिमाग में। हम सरल शब्दों में कहेंगे भाई तीनों गतिविधियां अलग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसे समझने के लिए हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ हम देखते हैं आर्थिक गतिविधियों के कुछ उदाहरण। देखो पहला उदाहरण यहाँ हमें दिया गया है। कल्पना करें, इमेज बनाते हैं हम माइंड में और देखते हैं, देखिए क्या समझ आता है। कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे। अरे भाई बड़ी समस्या हो गई। किसान ने गन्ना उगाया, उसने कहा मैं चीनी मिल वालों को दूंगा ही नहीं, तो क्या होगा, क्या होगा भाई? सीधी सीधी बात है, मिल बंद हो जाएगी। मिल को कच्चा माल नहीं मिल रहा, मिल बनाएगी क्या? गन्ना ही नहीं मिला तो वो चीनी कैसे बनाएगी? तो इस गतिविधि से हम क्या समझ पाए, इस उदाहरण से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं? गन्ना कहाँ उत्पादित हो रहा है? हमारे प्राथमिक सेक्टर में। मील कहाँ है? द्वितीयक सेक्टर में। तो हम सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं? प्राथमिक पर निर्भर औद्योगिक क्षेत्र का एक उदाहरण। बिल्कुल, यहां हम देख रहे हैं जो औद्योगिक क्षेत्र है यानी कि हमारा द्वितीयक क्षेत्रक है, वो कहां निर्भर कर रहा है? प्राथमिक सेक्टर पे, यानी ये एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट था, स्टार्टिंग स्टेटमेंट, क्या ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं? हम उसे खारिज कर सकते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती, किसने बनाया कपास, किसने उगाया है भाई? प्राथमिक सेक्टर ने, और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा? जाहिर सी बात है भाई, जो चीज़ की डिमांड नहीं होगी, जिसकी डिमांड नहीं, सप्लाई नहीं है, उसे कोई क्यों उगाएगा? तो सबसे बड़ी बात तो ये होगा कि जो भारत में कपास की खेती है वो कम लाभकारी रह जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट इसमें से हट जाएगा और शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर लोग उन्मुख हो जाएंगे। और अगर वो उन्मुख नहीं भी होते हैं, अगर उन्होंने दूसरे इसका विकल्प नहीं ढूंढा, तो वो कैसे हो जाएंगे किसान हमारे? वो दिवालिया भी हो सकते हैं और कपास की जो कीमतें हैं वो कैसी हो जाएंगी? बिल्कुल गिर जाएंगी। अर्थव्यवस्था में जब हम हमारा अगला चैप्टर देखेंगे तो वहां हम ये देखेंगे डिमांड और सप्लाई कैसे मूल्य को प्रभावित करती है। कैसे हम ये देख पाएंगे कि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है उसका मूल्य भी बढ़ जा रहा है, और वैसे ही हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे उसका उत्पादन भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो पूरी चेन है ये आपस में रिलेट करती है, आपस में जुड़ी हुई है, जिसको हम हमारे आगामी अध्यायों में देखेंगे। तो यहाँ हमें बस इतना समझना है कि अगर कपास को कंपनियों ने नहीं खरीदा तो कपास की कीमतें क्या होंगी? गिर जाएंगी। चलो भाई, इससे हम क्या समझे? हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर होने का कारण दोनों स्टेटमेंट, लास्ट वाला उदाहरण का जो स्टेटमेंट था वो और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। शब्दों में मत उलझना। देखिए कैसे, जहां हम ये देख पा रहे थे गन्ना नहीं दिया, मील बंद हो गई,
मतलब प्राथमिक क्षेत्रक का प्रभाव किस पे है? औद्योगिक क्षेत्रक पे। यहां हम ये देख रहे हैं कपास नहीं खरीदा तो कपास की खेती बंद हो गई, यानी कि अब हम कह सकते हैं जो प्राथमिक क्षेत्रक है वो औद्योगिक क्षेत्रक पर निर्भर करता है। अपोजिट है ना दोनों। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, किसान ट्रैक्टर, पंपसेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं भाई। ये सब उनकी खेती के कार्य के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरकों और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? सीधी सीधी बात है, खेती की जो लागत है वो बढ़ जाएगी, और अगर लागत बढ़ जाएगी तो किसानों का जो मुनाफा है, लाभ है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैंने एक पेन बनाया, उसको मैंने 5 रुपए में बेचा, मेरी कॉस्टिंग थी 2 रुपए, मुझे फायदा हो रहा है 3 रुपए का। अब मेरा जो कच्चा मटेरियल है पेन बनाने के लिए वो महंगा हो गया। अब वो मटेरियल ही मुझे 2 रुपए का मिल रहा है, अब मैंने क्या किया, उसको 5 रुपए में ही बेच रहा हूं पेन को, तो जाहिर सी बात है अब मेरा जो मुनाफा है वो पिछला 3 रुपए तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि मुझे 2 रुपए का तो कच्चा माल ही मिल रहा है। उसके बाद में मैं उसे बनाऊंगा, उस पर मेरी मशीनरी के चार्जेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होंगे, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे, ये सब मिलकर के कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो मेरा जो मुनाफा है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी अगर हमारी जो आधारित वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो हमारा जो लाभ है वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। तो अब यहां क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर होने का यह उदाहरण है। अगर द्वितीयक क्षेत्र में जो उत्पादित वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम हमारे प्राथमिक क्षेत्रक में करते हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो इसका प्रभाव प्राथमिक क्षेत्रक पे पड़ता है। तो यहां हम कह सकते हैं औद्योगिक क्षेत्रक पर प्राथमिक क्षेत्रक की निर्भरता। समझ रहे हैं ना आप? चलिए अब इसके बाद में हम अंतिम उदाहरण देखते हैं। तो यहां उदाहरण देखिए, औद्योगिक और सेवा क्षेत्रकों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, होती है, भोजन तो सबके लिए जरूरी है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी, परिवहन वालों ने हड़ताल कर दी है, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब ये चीज़ें वहाँ उपलब्ध नहीं होंगी तो शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। वो जो माल है, दूध है, सब्जियां हैं, वो वहीं खेतों में ही गल सड़ जाएगा। उसको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, समय पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला तो उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी और वो माल हमारा नष्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं? किसे जरूरत है? द्वितीयक क्षेत्रक वालों को। किसके माल की जरूरत है? प्राथमिक सेक्टर वालों के माल की जरूरत है। लारा कौन है? तृतीयक सेक्टर वाला परिवहन ला रहा है। तो सरल शब्दों में हम कह सकते हैं यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर होने का एक उदाहरण है। अब बच्चों आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, क्या सभी क्षेत्रक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? क्या एक दूसरे का प्रभाव इन क्षेत्रकों पर पड़ता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल पड़ता है, और ये सारे एग्जाम्पल हम इसमें मेंशन कर सकते हैं अगर हमारा निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आजकल के क्वेश्चनों की प्रकृति की हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट होता है और हमें उसे स्पष्ट करना होता है, उस पर टिप्पणी लिखनी होती है, उसे सरल शब्दों में बताना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से फोकस करेंगे। चलो, हमने सारे क्षेत्रक देख लिए और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से समझे भी होंगे कि कौन सा क्षेत्रक किस गतिविधि पर आधारित है और हमें उसमें कौन से क्षेत्रक में उसे स्टेबल करना है। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में विभाजित करें। तो जाहिर सी बात है, हमारे सामने जो ये सारे व्यवसाय लिखे हुए हैं हमें इन्हें छांटना है, इनसे हमें इनमें से अलग अलग इनके कॉलम्स बनाने हैं कि हमें प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले एक बार व्यवसायों पर नजर डालते हैं। दर्जी कौन है भाई? जो कपड़े सिलने का कार्य कर रहा है, ठीक है। टोकरी बुनकर क्या काम करता है? टोकरी बुनकर लकड़ी ले रहा है प्रकृति से और टोकरियां बना रहा है, ठीक है। फूल की खेती करने वाला किसान हो गया सीधे सरल शब्दों में। दूध विक्रेता कौन है भाई? जो हमारे पशुपालन से प्राप्त दूध को बेचने का कार्य कर रहा है। मछुआरा मछली मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। पुजारी क्या कर रहा है भाई? वो पूजा पाठ का कार्य कर रहा है, एक तरीके का हमारा सेवा क्षेत्रक में। कुरियर पहुंचाने वाला क्या कर रहा है? कुरियर पहुंचा रहा है। डाकिया सरल शब्दों में हम इसे समझ सकते हैं। महाजन की बात हम करने वाले हैं। महाजन साहूकार, वो भी हम एक दुकानदार के रूप में उसे स्टेबल कर रहे हैं। दिया सलाई कारखाने में श्रमिक, एक श्रमिक है, मजदूर है। माली
माली वही जो फूलों की खेती कर रहा है, ठीक है। कुम्हार कौन है? जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है। मधुमक्खी पालक एक मधुमक्खियों को पाल रहा है। इसके बाद में कॉल सेंटर का कर्मचारी है और अंतरिक्ष यात्री है। तो अब हमें इनमें से छांटना है। पहले हम बात करेंगे हमारे प्राथमिक सेक्टर की। देखिए प्राथमिक सेक्टर का नाम आते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए नेचुरल सोर्सेज से जुड़ा हुआ सेक्टर है ये। तो नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं तो टोकरी का जो बुनकर है, यानी टोकरी बुनकर है, वो फूलों की खेती करने वाला, ठीक है, वो। अगर हम मछुआरे की बात करें तो वो भी, इसके अलावा कुम्हार की बात करें तो वो भी हमारे प्राथमिक सेक्टर में आ रहा है। इसके बाद में हम बात करें माली और जो मधुमक्खी पालक है वो सब, ये सब वो हैं जिन्हें हम हमारे प्राथमिक सेक्टर में रख सकते हैं, क्योंकि इनका जो मूल कार्य है या इनका जो काम है वो नेचर से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण रूप से आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम लेंगे हमारा द्वितीयक सेक्टर। तो यहाँ हम यूज करने वाला है द्वितीयक सेक्टर के बारे में। तो देखिए द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है। द्वितीयक सेक्टर में हम ये देखते हैं औद्योगिक नीतियाँ, यानी हम ये कह सकते हैं औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ सेक्टर है, उद्योगों से जुड़ा हुआ सेक्टर है। तो यहाँ हम ये बात कर सकते हैं, जैसे दूध विक्रेता की बात कर लेते हैं। अरे दूध विक्रेता क्या कर रहे हैं? देखिए पशुपालन हुआ, वहां से डेयरी का जो व्यवसाय है वो व्यवसाय किसका है? दूध विक्रेता का। शब्दों के जाल को हमें समझना होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा दिया सलाई कारखाने में जो श्रमिक है वो उद्योगों से जुड़ा हुआ है, सीधा सरल शब्दों में हमारे द्वितीयक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हम बात करना चाहें, दर्जी हमारी सेवाएं दे रहा है। महाजन की बात कर रहे हैं, वो भी, अगर महाजन को हम सरल शब्दों में दुकानदार स्टेबल कर रहे हैं, यानी एक तरीके से हम व्यापारी स्टेबल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे उसे हमारे द्वितीयक सेक्टर में ले सकते हैं। चलिए अब हमारे जो बचे हुए हैं शेष हैं वो सारे हमारे कौन से सेक्टर के होंगे? वो हमारे तृतीयक सेक्टर के हैं। कैसे? दर्जी सेवा कार्य, कुछ वस्तु उत्पादित नहीं करता है, वस्तु उत्पादित नहीं करता है, हमारे द्वारा दी गई वस्तु को सिल करके देता है, केवल हमारी सेवा का कार्य करता है, इसे हम क्या कहेंगे? तृतीयक क्षेत्र में। पुजारी की बात कर रहे हैं, कुछ उत्पादित नहीं हो रहा परंतु वो पूजा पाठ संबंधित कार्य कर रहा है, तो ये हमारा तृतीयक क्षेत्र में होगा। इसके अलावा कुरियर पहुंचाने वाला जो व्यक्ति है यानी डाकिया है, वो भी कोई वस्तु उत्पादित नहीं कर रहा, अपनी सेवा कार्य कर रहा है। इसके अलावा कॉल सेंटर का कर्मचारी, वो भी सेवा कार्य कर रहा है। अंतरिक्ष यात्री सेवा कार्य में है हमारे। तो ये सब वो उदाहरण है जिन्हें हमने डिवाइड किया है हमारे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर में। तो देखो बच्चों आपने कैसे हम आर्थिक विकास की समझ, जो हमारा चैप्टर था उसमें आज हमने ये देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो भिन्न भिन्न क्षेत्रक हैं वो कौन कौन से हैं, क्षेत्रक किसे कहा जाता है, इन क्षेत्रकों का वर्गीकरण हमने कर लिया और क्षेत्रकों के बारे में हमने विस्तार से समझ लिया, और इन पर आधारित जितने सारे क्वेश्चंस बन सकते थे उनको हमने इसी क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा हमारा क्षेत्रकों पर निर्भर करने वाला अध्याय संख्या 2। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।